जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। चार चार पीढ़ी भारत पे राज करने वालों को एक भारत माता की, भारत माता की। ये ऐसा नेता है, खुद सेट होता नहीं अपने लिए और नहीं औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है। शानदार, दमदार, भारत माता की, जानदार, भारत माता की वंदे। प्रधानमंत्री का ऐसा सॉलिड प्रहार पहले ना कभी किसी ने देखा, ना कभी किसी ने सुना। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। उनका नाम देश विदेश में प्रसिद्ध है और उनकी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर भारत को एक नई दिशा दी है। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष और कड़ी मेहनत की मिसाल है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयों से उबरते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के माध्यम से राजनीति में अपनी जगह बनाई और अंततः भारत के प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया। मोदी की राजनीति में जड़ें संघ परिवार से जुड़ी हुई हैं और यह उनका अनुशासन, संगठन की समझ तथा नेतृत्व क्षमता का परिणाम था कि वे धीरे धीरे देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। उनका नेतृत्व कार्यकाल न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में कई विकासात्मक योजनाओं को लागू किया, जिनसे उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में पहचान मिली। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति और शासन में कई सुधार किए। उनके शासनकाल में मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से देश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदलने की दिशा में कई कदम उठाए गए। इसके साथ ही उनकी विदेश नीति, जिनमें भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना शामिल था, भी सफल रही। राजनीतिक संबद्धता, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत और यूरोपीय संघ इस वर्ष के अंत तक लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमत हुए। नरेंद्र मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, वडनगर, भारत, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारी हैं, जो देश के वरिष्ठ नेता बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी को लोकसभा, भारतीय संसद के निचले सदन के चुनावों में जीत दिलाई, जिसके बाद उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इससे पहले उन्होंने 2001 से 14 पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 2019 के आम चुनाव में फिर से बहुमत हासिल किया। हालांकि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने लोकसभा की 543 सीटों में से 293 सीटें जीतीं, जिससे मोदी के लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक कैरियर। नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इस पद के लिए चुने गए थे। उन्होंने 2019 में दूसरा कार्यकाल जीता और 9 जून 2024 को तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। मोदी का लालन पालन उत्तरी गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ और उन्होंने अहमदाबाद स्थित गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम.ए. की डिग्री हासिल की। वे हिंदुत्व समर्थक आंदोलन में शामिल हो गए। 1970 के दशक की शुरुआत में मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस संगठन में शामिल हो गए और अपने क्षेत्र में आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई स्थापित की।
मोदी आरएसएस पदानुक्रम में लगातार आगे बढ़े और संगठन के साथ उनके जुड़ाव ने उनके बाद के राजनीतिक करियर को काफी फायदा पहुंचाया। मोदी 1987 में भाजपा में शामिल हुए और 1 साल बाद उन्हें पार्टी की गुजरात शाखा का महासचिव बनाया गया। उन्होंने बाद के वर्षों में राज्य में पार्टी की उपस्थिति को बहुत मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 में मोदी भाजपा के उन सदस्यों में से एक थे जिन्होंने राज्य में गठबंधन सरकार में भाग लिया और उन्होंने 1995 के राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा को सफलता हासिल करने में मदद की, जिसने मार्च में पार्टी को भारत में पहली बार भाजपा नियंत्रित सरकार बनाने की अनुमति दी। हालांकि राज्य सरकार पर भाजपा का नियंत्रण अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गया। राजनीतिक उत्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। 1995 में मोदी को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन का सचिव बनाया गया और 3 साल बाद उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। वे अगले 3 साल तक उस पद पर बने रहे, लेकिन अक्टूबर 2001 में उन्होंने गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री साथ ही भाजपा सदस्य की जगह ले ली। केशुभाई पटेल को उस वर्ष की शुरुआत में गुजरात के भुज में आए भीषण भूकंप के बाद राज्य सरकार की खराब प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मोदी ने अपना पहला चुनावी मुकाबला फरवरी 2002 में हुए उपचुनाव में लड़ा, जिसमें उन्हें गुजरात राज्य विधानसभा में 1 सीट मिली। इसके बाद मोदी का राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा। गुजरात में 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका पर विशेष रूप से सवाल उठाए गए थे। उन पर हिंसा को बढ़ावा देने या कम से कम 1000 से अधिक लोगों की हत्या को रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया गया था, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। यह हत्या गोधरा शहर में एक ट्रेन में आग लगा दिए जाने के बाद हुई थी, जिसमें दर्जनों हिंदू यात्री मारे गए थे। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें इस आधार पर राजनयिक वीजा जारी करने से इनकार कर दिया कि वे 2002 के दंगों के लिए जिम्मेदार थे, और यूनाइटेड किंगडम ने भी दंगों में उनकी भूमिका की आलोचना की थी। हालांकि बाद के वर्षों में मोदी स्वयं किसी अभियोग या निंदा से बच गए, चाहे न्यायपालिका से या जांच एजेंसियों से। उनके कुछ निकट सहयोगियों को 2002 की घटनाओं में मिलीभगत का दोषी पाया गया और उन्हें लंबी जेल की सजा मिली। मोदी के प्रशासन पर पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा न्यायेतर हत्याओं, जिन्हें विभिन्न प्रकार से मुठभेड़ या फर्जी मुठभेड़ कहा जाता है, में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया था। 2004 में ऐसे ही एक मामले में एक महिला और 3 पुरुषों की हत्या हुई थी, जिनके बारे में अधिकारियों ने कहा था कि वे लश्कर-ए-तैयबा, एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल था, के सदस्य थे और उन पर मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। हालांकि गुजरात में मोदी की बार बार की राजनीतिक सफलता ने उन्हें भाजपा पदानुक्रम के भीतर एक अपरिहार्य नेता बना दिया और उन्हें राजनीतिक मुख्यधारा में फिर से शामिल कर लिया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसमें सदन की 182 सीटों में से 127 सीटें मोदी की 1 सीट सहित जीती। गुजरात में विकास और उन्नति के लिए घोषणा पत्र पेश करते हुए भाजपा ने फिर से जीत हासिल की। इस बार 2007 के राज्य विधानसभा चुनावों में कुल 117 सीटों के साथ, और पार्टी ने 2012 के चुनावों में फिर से जीत हासिल की, जिसमें 115 सीटें हासिल हुईं। दोनों बार मोदी ने अपने चुनाव जीते और मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे। गुजरात सरकार के मुखिया के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मोदी ने एक कुशल प्रशासक के रूप में एक शानदार प्रतिष्ठा स्थापित की और उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तेज विकास का श्रेय दिया गया। इसके अलावा उनके और पार्टी के चुनावी प्रदर्शन ने मोदी की स्थिति को न केवल पार्टी के भीतर सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में आगे बढ़ाने में मदद की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक संभावित उम्मीदवार भी बनाया।
जून 2013 में मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व का एक जोरदार अभियान के बाद, जिसमें मोदी ने खुद को एक व्यावहारिक उम्मीदवार के रूप में पेश किया जो भारत की खराब अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, वह और पार्टी विजयी हुए। भाजपा ने सदन में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पदभार संभालने के तुरंत बाद उनकी सरकार ने कई सुधारों की शुरुआत की, जिसमें भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियमों को उदार बनाने के अभियान शामिल थे। मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में 2 महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धियां हासिल की। सितंबर के मध्य में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति की यात्रा की मेजबानी की। शी जिनपिंग के साथ यह पहली बार था जब कोई चीनी नेता 8 साल में भारत आया था। उस महीने के अंत में अमेरिकी वीजा मिलने के बाद मोदी ने न्यूयॉर्क शहर की एक बेहद सफल यात्रा की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक बैठक भी शामिल थी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल में भारत के कई हिस्सों में हिंदू राष्ट्रवाद में उछाल देखा गया। सरकार ने ऐसे कदम उठाए जो व्यापक रूप से हिंदुओं को आकर्षित करेंगे, जैसे वध के लिए गायों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास। आर्थिक सुधार व्यापक थे, संरचनात्मक परिवर्तन और अस्थायी व्यवधान पेश किए गए, जिन्हें पूरे देश में महसूस किया जा सकता था। सबसे दूरगामी सुधारों में से एक था विमुद्रीकरण और केवल कुछ घंटों के नोटिस के साथ 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों को बदलना। इसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में नकदी का आदान प्रदान करना मुश्किल बनाकर काले धन, अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकदी को रोकना था। अगले वर्ष सरकार ने माल और सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत करके उपभोग कर प्रणाली को केंद्रीकृत कर दिया, जिसने स्थानीय उपभोग करों की एक भ्रामक प्रणाली को खत्म कर दिया और कैस्केडिंग टैक्स की समस्या को समाप्त कर दिया। इन परिवर्तनों से जीडीपी वृद्धि धीमी हो गई, हालांकि विकास पहले से ही उच्च 2015 में 8.2% था और सुधारों ने सरकार के कर आधार का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। फिर भी जीवन की बढ़ती लागत और बढ़ती बेरोजगारी ने कई लोगों को निराश किया, क्योंकि आर्थिक विकास के बड़े बड़े वादे अधूरे रह गए। यह निराशा 2018 के अंत में 5 राज्यों के चुनावों के दौरान मतदाताओं के साथ दर्ज की गई। भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भाजपा के गढ़ों सहित सभी 5 राज्यों में हार गई। प्रतिद्वंद्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सभी 5 चुनावों में भाजपा की तुलना में अधिक राज्य विधानसभा सीटें जीतीं। कई पर्यवेक्षकों का मानना था कि यह 2019 के वसंत में निर्धारित राष्ट्रीय चुनावों में मोदी और भाजपा के लिए बुरी खबर है, लेकिन अन्य का मानना था कि मोदी का करिश्मा मतदाताओं को उत्साहित करेगा। इसके अलावा फरवरी 2019 में जम्मू और कश्मीर में एक सुरक्षा संकट, जिसने दशकों में पाकिस्तान के साथ तनाव को उच्चतम बिंदु तक बढ़ा दिया, ने चुनाव से महीनों पहले मोदी की छवि को बढ़ावा दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में लौट आई, जिससे मोदी कांग्रेस पार्टी के बाहर भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए, जो अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः निर्वाचित हुए। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया, इसकी स्वायत्तता छीन ली और इसे केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में ला दिया। इस कदम की कड़ी आलोचना हुई और अदालत में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, न केवल जम्मू कश्मीर के निवासियों को आत्मनिर्णय से वंचित करने की संदिग्ध वैधानिकता के लिए, बल्कि इसलिए भी कि सरकार ने क्षेत्र के भीतर संचार और आवाजाही को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया। इस बीच मार्च 2020 में मोदी ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की। भारत में कोविड-19 महामारी के प्रसार को कम करने के लिए देश भर में सख्त प्रतिबंध लागू किए गए, जबकि देश की जैव प्रौद्योगिकी फर्म दुनिया भर में टीके विकसित करने और वितरित करने की दौड़ में प्रमुख खिलाड़ी बन गईं।
कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास के तहत मोदी ने जून में कृषि क्षेत्र को उदार बनाने के लिए कार्यकारी कार्रवाई की, एक ऐसा कदम जिसे सितंबर में कानून में संहिताबद्ध किया गया। हालांकि कई लोगों को डर था कि सुधार किसानों को शोषण के लिए असुरक्षित बना देंगे और प्रदर्शनकारियों ने नए कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतर आए। नवंबर से शुरू होकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए और विशेष रूप से दिल्ली में एक नियमित व्यवधान बन गया। 2021 में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। जनवरी में लाल किले पर हमला करके इसकी परिणति हुई और सरकार द्वारा लगाए गए असाधारण प्रतिबंध और दमनकारी कार्रवाइयां उन्हें दबाने में विफल रहीं। इस बीच जनवरी और फरवरी में कोविड-19 के उल्लेखनीय रूप से कम प्रसार के बावजूद अप्रैल के अंत तक नए मामलों के कारण मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। डेल्टा वेरिएंट ने देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को तहस-नहस कर दिया था। मार्च और अप्रैल में राज्य चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर राजनीतिक रैलियां करने वाले मोदी की इस उछाल की अनदेखी करने के लिए आलोचना की गई थी। भारी प्रचार के बावजूद भाजपा अंततः एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र राज्य में चुनाव हार गई। नवंबर में जब विरोध प्रदर्शन जारी रहा और राज्य चुनावों का एक और सेट नजदीक आया, तो मोदी ने घोषणा की कि सरकार कृषि सुधारों को निरस्त कर देगी। मोदी ने अक्टूबर 2023 में नए राम मंदिर की घोषणा करके और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करके भाजपा के एक लंबे समय के वादे को पूरा किया। यद्यपि किसी पार्टी या गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों में 543 सीटों में से केवल 272 सीटें जीतने की आवश्यकता थी, मोदी ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए 400 सीटों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा और राम मंदिर को एक शीर्ष चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि उम्मीदों के विपरीत एनडीए को कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारत गठबंधन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। भाजपा ने 240 सीटें जीतीं और अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही, लेकिन एनडीए ने कुल 293 सीटें जीतीं, जो सरकार बनाने और देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त थीं। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार से जेडीयू को भाजपा के वर्चस्व के खेल का डर क्यों सता रहा है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी स्वतंत्रता के बाद के भारत की हिंदू समर्थक राजनीतिक पार्टी है। पार्टी को उच्च जातियों के सदस्यों और उत्तरी भारत में व्यापक समर्थन प्राप्त है। इसने निचली जातियों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया है, विशेष रूप से कई निचली जातियों के सदस्यों को पार्टी के प्रमुख पदों पर नियुक्त करके। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 2014, 2019 और 2019 में बहुमत हासिल किया। 2024 के लोकसभा चुनाव। हालांकि भाजपा 2014 और 2019 के चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में सक्षम थी, लेकिन 2024 के चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल करने के लिए आवश्यक 272 सीटों से वह पीछे रह गई। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल भारत उत्पत्ति और स्थापना। भाजपा की जड़ें भारतीय जनसंघ बीजेएस इंडियन पीपुल्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1951 में हिंदू समर्थक समूह की राजनीतिक शाखा के रूप में हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोर। बीजेएस ने हिंदू संस्कृति के अनुसार भारत के पुनर्निर्माण की वकालत की और एक मजबूत एकीकृत राज्य के गठन का आह्वान किया। 1967 में भारतीय जनसंघ ने उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। 10 साल बाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नई पार्टी की शुरुआत की। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी से अलग होकर सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। हालांकि गुटबाजी और आंतरिक विवादों से त्रस्त होकर जुलाई 1979 में सरकार गिर गई।
जनता गठबंधन के भीतर असंतुष्टों द्वारा विभाजन के बाद 1980 में औपचारिक रूप से भाजपा की स्थापना हुई, जिसके नेता निर्वाचित बीजेएस अधिकारियों को आरएसएस में भाग लेने से रोकना चाहते थे। आरएसएस के आलोचकों ने लगातार इस पर राजनीतिक और धार्मिक अतिवाद का आरोप लगाया है, खासकर इसलिए क्योंकि इसके एक सदस्य ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। बाद में बीजेएस ने खुद को वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भाजपा के रूप में पुनर्गठित किया। पहली और दूसरी भाजपा सरकारें, भाजपा ने की वकालत हिंदुत्व, हिंदूनेस, एक विचारधारा जिसने हिंदू मूल्यों के संदर्भ में भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने की मांग की, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्ष नीतियों और प्रथाओं की अत्यधिक आलोचना करती थी। भाजपा को 1989 में चुनावी सफलता मिलनी शुरू हुई, जब उसने अयोध्या में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले एक क्षेत्र में हिंदू मंदिर के निर्माण की मांग करके मुस्लिम विरोधी भावना को भुनाया, लेकिन उस समय बाबर की मस्जिद का कब्जा था। 1991 तक भाजपा ने अपनी राजनीतिक अपील में काफी वृद्धि की थी। लोकसभा, भारतीय संसद के निचले सदन में 117 सीटों पर कब्जा कर लिया और 4 राज्यों में सत्ता संभाली। दिसंबर 1992 में भाजपा से जुड़े संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद पर हमला करने से पार्टी के खिलाफ काफी विरोध हुआ। मस्जिद के विध्वंस के कारण पूरे देश में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। समकालीन भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध कई लोग पार्टी को संदेह की नजर से देखते थे। जनता के बीच डर को कम करने, पार्टी में विश्वास बहाल करने और अपने आधार का विस्तार करने के लिए भाजपा के नेताओं ने रथ यात्रा, गाड़ी पर यात्रा या राजनीतिक मार्च की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें हिंदू भगवान राम को सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में प्रतीकात्मक रूप से बुलाया गया। चुनावी सफलता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार। 1996 के चुनावों में भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और भारत के राष्ट्रपति ने उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि इसका कार्यकाल अल्पकालिक था, क्योंकि यह 545 सदस्यीय निचले सदन में शासन करने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं जुटा सका। 1998 में भाजपा और उसके सहयोगी दल वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के साथ बहुमत वाली सरकार बनाने में सफल रहे। उस वर्ष मई में वाजपेयी द्वारा आदेशित परमाणु हथियार परीक्षणों की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई। 13 महीने के कार्यकाल के बाद गठबंधन सहयोगी ऑल इंडिया द्रविड़ प्रोग्रेसिव फेडरेशन, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी को लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसमें वे एक वोट के अंतर से हार गए। भाजपा ने 1999 के संसदीय चुनावों में एनडीए के आयोजक के रूप में चुनाव लड़ा, जो 20 से अधिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था। गठबंधन ने सत्तारूढ़ बहुमत हासिल किया, जिसमें भाजपा ने गठबंधन की 294 सीटों में से 182 सीटें जीतीं। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि वाजपेयी ने कश्मीर क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान के साथ देश के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाने और भारत को सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व नेता बनाने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन ने 2004 के संसदीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए गठबंधन के सामने अपना बहुमत खो दिया और वाजपेयी ने पद से इस्तीफा दे दिया। 2009 के संसदीय चुनावों में लोकसभा में पार्टी की सीटों का हिस्सा 137 से घटकर 116 रह गया, क्योंकि यूपीए गठबंधन फिर से प्रबल हो गया। सत्ता में वापसी। नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इस पद के लिए चुने गए थे। उन्होंने 2019 में दूसरा कार्यकाल जीता और 9 जून 2024 को तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। हालांकि जैसे जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने लगे, भाजपा की किस्मत चमकने लगी, जिसका मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी के शासन के प्रति असंतोष बढ़ना था।
गुजरात राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया रहे नरेंद्र मोदी को भाजपा के चुनावी अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जिससे वे पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। अप्रैल और मई में कई चरणों में हुए मतदान में भाजपा को भारी जीत मिली। पार्टी ने 282 सीटें जीतीं, जो सदन में स्पष्ट बहुमत था, और इसके एनडीए सहयोगियों ने 54 और सीटें जीतीं। चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद मोदी को संसद में पार्टी सदस्यों का प्रमुख नामित किया गया और उन्होंने एक सरकार का गठन करना शुरू किया, जिसमें न केवल भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी बल्कि गठबंधन के साथ सहयोगी दलों के कई नेता भी शामिल थे। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा शासन में अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों और हिंदुत्व को बढ़ावा देने का मिश्रण शामिल था। 8 नवंबर 2016 को काले धन, अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकदी को रोकने के इरादे से कुछ ही घंटों के नोटिस पर 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। 99% से अधिक बैंक नोट वापस कर दिए गए और बदले गए। यह दर्शाता है कि यहां तक कि काले धन को भी सफलतापूर्वक बदल दिया गया था और प्रचलन में वापस आ गया था। लेकिन नीति ने बैंक गतिविधि में वृद्धि के माध्यम से आयकर आधार को व्यापक बनाया और कैशलेस लेनदेन के उपयोग को प्रोत्साहित किया। 2017 में माल और सेवा कर जीएसटी पेश किया गया था, जिसने देश भर में उपभोग करों के संग्रह में सुधार किया। इस बीच भाजपा ने वध के लिए गायों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपायों के माध्यम से हिंदुत्व की धारणाओं को आकर्षित किया, एक कदम जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। इसी तरह पार्टी ने कुछ न्यायालयों के लिए नाम परिवर्तन कानून बनाए। चूंकि बेरोजगारी और जीवन की लागत दोनों में वृद्धि जारी रही और आर्थिक विकास पर मोदी के भव्य वादे अधूरे रहे, भाजपा को स्थानीय चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। 2018 में पार्टी ने नवंबर और दिसंबर में हुए सभी 5 राज्य चुनावों को खो दिया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इसके गढ़ शामिल थे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी अप्रैल से मई 2019 में भारी जीत हासिल करने में सक्षम थी और यहां तक कि लोकसभा में अपने प्रतिनिधित्व का विस्तार भी किया। यह फरवरी 2019 में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा संकट से निपटने के बाद सरकार द्वारा प्राप्त समर्थन के कारण था। इसके अलावा कांग्रेस, भाजपा की सबसे व्यवहार्य प्रतियोगी, खुद को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक सार्थक विकल्प के रूप में चित्रित करने में विफल रही। सत्ता में पार्टी का दूसरा कार्यकाल तेज और कठोर कार्रवाइयों से चिह्नित था। अगस्त 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता छीन ली और अक्टूबर में पूर्व राज्य को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में ले आया। संक्रमण के दौरान क्षेत्र में संचार और आवाजाही गंभीर रूप से प्रतिबंधित थी। मार्च 2020 में वैश्विक कोविड-19 महामारी के प्रसार ने सरकार को जून तक सख्त राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे प्रतिबंधों में ढील दी गई, भाजपा ने महामारी के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास किए। उन प्रयासों में मोदी द्वारा उपज बेचने में बाधाओं को कम करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यकारी कार्रवाई का उपयोग करना शामिल था। आलोचकों ने तर्क दिया कि परिवर्तन किसानों को शोषण के प्रति संवेदनशील बना देंगे, लेकिन फिर भी सुधारों को संबंधित लोगों के इनपुट के बिना कानून में संहिताबद्ध किया गया। जनवरी 2021 में उपायों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। पुलिस के साथ झड़पें और गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर धावा बोलना, और सरकार ने उन्हें दबाने के लिए असाधारण उपाय किए, इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किए और आयोजकों, प्रतिभागियों और पत्रकारों को दंडित किया। फिर भी सुधारों का विरोध नवंबर तक जारी रहा और आगामी राज्य चुनावों में समर्थन खोने के डर से भाजपा ने घोषणा की कि इन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में 370 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा था,
जबकि उसे चुनाव जीतने के लिए 272 से कुछ ज्यादा सीटों की जरूरत थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे विपक्षी भारतीय गठबंधन से कड़ी टक्कर मिली और वह अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही, जबकि उसके गठबंधन एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीतीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में देश की राजनीति को न केवल नई दिशा दी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को भी मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व की प्रेरणा से भरपूर रहा है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से आते थे और उनका बचपन गरीबी में बीता था। मोदी के पिता ने चाय बेचकर परिवार का पालन पोषण किया और मोदी ने भी छोटी उम्र से ही अपने पिता का हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। हालांकि मोदी की शिक्षा वडनगर में ही हुई थी, लेकिन वे अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के कारण जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़े। मोदी की प्रारंभिक शिक्षा एक सरकारी स्कूल से हुई। बचपन में ही उनकी रुचि राजनीति और समाज सेवा में थी और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में जुड़ने का निर्णय लिया। उनके जीवन की यही दिशा बदलने वाली घटना थी। आरएसएस के माध्यम से उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर काम करना शुरू किया और युवा अवस्था में ही अपनी संगठनात्मक क्षमता का विकास किया। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन आरएसएस से जुड़ने के बाद ही प्रारंभ हुआ। वे 1970 के दशक में ही संघ के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए थे। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में कदम रखा और 1987 में पार्टी के सदस्य बने। बीजेपी में रहते हुए मोदी ने अपनी संगठनात्मक क्षमताओं से पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने गुजरात में पार्टी के प्रचार प्रसार का कार्य किया और पार्टी की नीतियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। नरेंद्र मोदी की रणनीतियों और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भाजपा में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने राज्य में कई विकासात्मक योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें प्रमुख थीं वाइब्रेंट गुजरात और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं, जिनके माध्यम से गुजरात को उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में देश भर में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि 2002 में गुजरात में हुए दंगों ने मोदी के नेतृत्व को विवादों में घेर लिया। इसके बावजूद उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया और कई नए उद्योगों की स्थापना की, जिससे गुजरात का विकास हुआ और राज्य को एक आर्थिक शक्ति के रूप में पहचाना गया। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। उनकी नेतृत्व शैली और राजनीतिक दूरदृष्टि ने उन्हें भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बना दिया। मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया, जो न केवल चुनावी जंग में उनके विजयी होने का कारण बना, बल्कि पूरे देश में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार किया। उनकी चुनावी रणनीतियां प्रभावशाली और नई थीं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, उनके द्वारा किए गए भाषण और विकास के मुद्दे ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। 2014 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। इनमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थीं। मेक इन इंडिया इस योजना का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था
ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। स्वच्छ भारत अभियान, यह अभियान भारत को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया। डिजिटल इंडिया, यह योजना भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई ताकि लोगों को डिजिटल प्लेटफार्मों के जरिए विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल सके। आलोचनाएं और विवाद, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई विवाद भी उठे हैं। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर उन पर आलोचनाएं की गईं। इसके अलावा उनकी कुछ नीतियों जैसे नोटबंदी, जीएसटी और कृषि कानूनों के कारण भी उनकी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि मोदी ने इन आलोचनाओं का सामना किया और उन्हें अपने निर्णयों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली काफी प्रभावशाली है। वे एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व और कार्यशैली उन्हें देश भर में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करती है। मोदी की योजनाओं में दूरदृष्टि, रणनीतिक सोच और कठिन निर्णय लेने की क्षमता प्रमुख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को भी सशक्त किया। उनके शासन में भारत ने कई देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए। विशेष रूप से अमेरिका, जापान, रूस और अन्य प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार हुआ। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूती से रखा। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी योजनाओं ने भारत को एक नई दिशा दी है। उनका नेतृत्व एक मजबूत और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है, जिससे न केवल भारतीय राजनीति बल्कि वैश्विक राजनीति में भी उनका नाम हमेशा रहेगा। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनकी नीतियों और दृष्टिकोण ने भारतीय राजनीति को नया रूप दिया है और वे देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।